तो हमने आपको लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था ना। ठीक है, चलो देखो, ये मैंने बता दिया था आपको ना, वो वाला एग्जांपल एक बताया था मैंने आपको। कौन सा एग्जांपल बता दिया था मैंने आपको? मेलोनेट वाला ना। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूं, देखो। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वो है यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियल कंट्रोल। देखो ये क्या होता है। जैसे देखो, एक कंपाउंड होता है, इसको कहते हैं पाबा, PABA, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड। इसका नाम है पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड। पाबा पे एक एंजाइम काम करता है, देखो, इसको कहते हैं फॉलिक एसिड सिंथेटेज। और इससे बनता है, देखो क्या, फॉलिक एसिड। देखिए, ये पूरा समझो, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए ये इनहिबिशन टेक्निक यूज होता है। इतना ही लाइन लिखा हुआ है। एक्चुअली कैसे यूज होता है वो देखो यहाँ पे। तो पाबा एक सबस्ट्रेट है, देखो ये सबस्ट्रेट होता है। फास एक एंजाइम है और ये देखो प्रोडक्ट है। तो ये फास एंजाइम का नाम क्या हो गया बताओ? फॉलिक एसिड सिंथेटेज कहते हैं, सिंथेटेज। ठीक है, फॉलिक एसिड सिंथेटेज कहते हैं। ठीक है, और एंजाइम का नाम मैंने क्या बताया बताओ? फॉलिक एसिड सिंथेटेज। और बनता क्या है फॉलिक एसिड? ये जो फॉलिक एसिड होता है, यूज्ड बाय बैक्टीरिया फॉर ग्रोथ। बैक्टीरिया अपने नंबर को बढ़ाने के लिए इस फॉलिक एसिड को यूज करता है ना। हम क्या चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया बॉडी में ग्रो ना करे। तो कैसे होगा बताओ? तो देखो, जैसे मान लो कि ये एक एंजाइम है, देखो, अब कहते हैं पाबा का एक एनालॉग होता है। इसका एनालॉग होता है, देखो इस तरह का, इसे कहते हैं सल्फा ड्रग। सल्फा एंटीबायोटिक कहते हैं इसको, सल्फा एंटीबायोटिक। ये एनालॉग है, देखो, एनालॉग ऑफ पावा कहते हैं, एनालॉग ऑफ पावा कहते हैं, देखो इसको। अब मान लो ये एंजाइम है फास। अगर इस फास पे, ये फॉलिक एसिड सिंथेटेज पे, अगर ये सल्फा ड्रग यहां से अगर बाइंड कर जाए, तो देखो, तो क्या लिखेंगे आप? नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, है ना। और अगर प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं करेगा। समझ में आ गया बच्चों? अगर फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, अगर फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, सल्फा एंटीबायोटिक कहते हैं, देखो, सल्फा एंटीबायोटिक। आप जो एंटीबायोटिक्स खाते हो ना, सल्फा ड्रग कहते हैं उसको। ये ड्रग पावा का एनालॉग होता है। हाँ बेटा, आप देखो, हाँ, ये फॉलिक एसिड की टेबलेट्स वो लेते हैं जो आरबीसी को बढ़ाना चाहते हैं। अब देखो, कहते हैं क्या हमारे बॉडी में से दिक्कत है क्या? हम अपने बॉडी में पावा को यूज नहीं करते फॉलिक एसिड बढ़ाने के लिए। ह्यूमंस बॉडी में ये जो आपका सल्फा ड्रग है, ये बैक्टीरिया के लिए होता है, क्योंकि हमारा सबस्ट्रेट पावा नहीं होता। हमारे बॉडी में फॉलिक एसिड कहीं और से बनता है। वी डोंट यूज पावा एज ए सबस्ट्रेट, तो हमें दिक्कत नहीं होती इसकी। और फॉलिक एसिड हमें चाहिए आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? तो ह्यूमंस बॉडी डोंट यूज पावा एज ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। फास पता है, फास एंजाइम हो गया ना, फॉलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम का नाम है। ये एंजाइम है, देखो, फास।
फॉलिक एसिड सिंथेटेज कहते हैं, सिंथेटेज समझ में आ गया। कुछ और सबस्ट्रेट होता है वो जानने की जरूरत नहीं है, वी डोंट यूज पावा एज ए सबस्ट्रेट, बस सिंपली इतने याद रखिएगा, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होती। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, तो ये एग्जाम्पल मैंने बता दिया, 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। वी हैव डिस्कस्ड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, है ना। और देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि इसका एक ग्राफ अगर बनाओगे आप ऐसे, ये लिख लिया आप लोगों ने इसको? हाँ जी बच्चों, इसको लिख लिया आप लोगों ने? मिटाऊं इसको? चलिए ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं एक ग्राफ के थ्रू इसमें क्या होता है। देखिए, जैसे मान लो मैंने कहा था कि अगर आप 1 बाई सबस्ट्रेट और 1 बाई वी का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये पॉइंट 1 बाई वी मैक्स होता है, ये बताया था मैंने आपको। और मैंने कहा था कि ये जो वैल्यू होता है इसको 1 बाई के एम कहते हैं। अब अगर देखो, अगर मैं कहूं कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बना हुआ है सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है। लेकिन देखो, अगर आप इसमें अब इनहिबिटर डालेंगे ना, तो ग्राफ ऐसे हो गया। देखिए, ये जो ग्राफ है ये ऐसे चलता है, ये ग्राफ का पॉइंट ऐसे बनेगा। मतलब ये देखो, ये ग्राफ इनहिबिटर के साथ है और ये सबस्ट्रेट के साथ है। मतलब क्या हुआ, देखो केएम का जो पार्ट था वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया, केएम जा रहा है टुवर्ड्स जीरो की तरफ जा रहा है। ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट होता है ना, ये जीरो की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, केएम वैल्यू बढ़ा या घटा? हाँ जी बच्चों जल्दी बताओ, केएम का वैल्यू बढ़ा या घटा? बढ़ गया। यस, वीमैक्स का पार्ट इंक्रीज नहीं करता, वीमैक्स वही रहता है, वीमैक्स इज रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या देखेंगे आप, इस इनहिबिशन में क्या होता है, वीमैक्स तो वही रह जाता है, जो केएम वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाता है। समझ में आ गया बच्चों सबको? हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहां तक? ये पॉइंट याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वीमैक्स सेम रहता है, केएम का पार्ट इंक्रीज कर जाता है। चलिए, तो इसको मिटाऊं अब, यहां से लिख लिया सबने इसको? चलिए, दैट्स गुड। और एक चीज याद रखिएगा कि दिस काइंड ऑफ इनहिबिशन, ये भी ऐड कर लेना, दिस काइंड ऑफ inhibition can be removed by increasing substrate concentration। ऐसे इनहिबिशन को आप हटा सकते हैं सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा करके। जैसे मैंने कहा था ना कि अगर ये मान लो आपका एक एंजाइम है, और याद रखिएगा एंजाइम में जब इनहिबिटर या सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ये मान लो
इनहिबिटर बाइंड किया हुआ है यहाँ से, तो ये बाइंडिंग जो होता है देखो एंजाइम का इनहिबिटर के साथ, ये नॉन कोवलेंटली होता है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच नहीं होता है, नॉन कोवलेंटली होता है, देखो नॉन कोवलेंटली अटैचमेंट होता है। इसका बताओ, एंजाइम और इनहिबिटर का मतलब ये है कि ज्यादा ये स्ट्रांगली इसको पकड़ के नहीं रखता, मतलब ये है कि आप आसानी से चाहें तो इस तरह के इनहिबिशन को हटा सकते हैं यहां से। आपको क्या, आप देखो ये बॉडी में खुद होता है, ये बॉडी का सेल्फ मैकेनिज्म होता है कि सेल्स के अंदर अगर सबस्ट्रेट का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा तो इनहिबिटर को वहां से क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देता है, क्योंकि बाइंडिंग जो होता है वो नॉन कोवेलेंट होता है, याद रखिएगा। एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं इसको। मैंने कहा था ना कि रिवर्सिबल क्यों है, बताओ ये रिवर्सिबल इसलिए है क्योंकि ये जो बाइंडिंग होता है वो नॉन कोवेलेंट होता है, और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ा करके आप इनहिबिटर को वहां से रिमूव कर सकते हैं। अभी रुक जाओ, अभी नॉन कॉम्पिटिटिव बाद में आएगा, पहले कॉम्पिटिटिव देख लेते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि ये जो इनहिबिशन होता है वो कैसा होता है बताओ, ये रिवर्सिबल होता है। ये रिवर्सिबल इसलिए होता है क्योंकि जो बाइंडिंग है वो कैसा है बताओ, नॉन कोवेलेंट होता है। समझ में आ गया? चलिए इसको मिटाऊंगा अब सबको। चलिए ठीक है, सबने लिख लिया इसको। अब देखो सेकंड पॉइंट में, अब मैं बता रहा हूं आपको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब लिखिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये क्या है देखो अब यहां पर। तो देखिए इसमें क्या होता है देखो, जैसे मान लो ये आपका एक एंजाइम मॉलिक्यूल है ऐसे, देखो ये एंजाइम का सपोज करो ये उसका एक एक्टिव साइट है, ठीक है। और यहां देखिए ये मान लो एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल है और ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, देखो ये सबस्ट्रेट है और ये एक इनहिबिटर है। तो यहां देखिए आप, इसके बीच में कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं है, तो आपस में कंपीट नहीं करते, ये कंपटीशन नहीं होता इसमें। देखो ये जो होते हैं दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, ये स्ट्रक्चरली क्या है बताओ, डिफरेंट होता है, तो ये आपस में कंपीट नहीं करेंगे इसके लिए। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या होता है, अगर यहां से सबस्ट्रेट मान लो यहां पर आकर बाइंड कर गया, तो इनहिबिटर क्या करता है देखो, इसकी इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि इनहिबिटर कहीं और जाकर, देखो ये इनहिबिटर कहीं और जाकर, देखो ऐसे ये आपके एंजाइम के किसी और साइड से, एक्टिव साइड पे नहीं कहीं और ये इसे कोवलेंटली अटैच कर जाता है। देखो मैं समझो मैं क्या बोल रहा हूं, सबस्ट्रेट तो अपने एक्टिव साइट पे आ गया देखो, क्योंकि उसका वो जगह होता है। इनहिबिटर कहीं और चला जाता है, और इनहिबिटर कहीं और चला जाता है और वो एंजाइम के किसी और साइड से कोवलेंटली अटैच कर जाता है, और अटैच करने के बाद देखो क्या होता है, ये क्या करेगा देखो इनहिबिटर, अब इस ये एक्टिव साइट के कॉन्फॉर्मेशन को ही चेंज कर देता है, वो एक्टिव साइट के कॉन्फॉर्मेशन को ही चेंज कर देगा। अब ये बताओ कोवलेंट बॉन्ड का मतलब में पता नहीं है क्या? मैं केमिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूं थोड़ी यहां पर, कोवलेंट नॉन कोवलेंट पता नहीं है आपको? भाई साहब थोड़ा केमिस्ट्री भी पढ़ लिया कीजिए। नहीं पूछ रहे ना कि शेयर से हो, शेयरिंग से होता है, ऑब्वियस सी बात है कोवलेंट में शेयरिंग ही होता है।
चलो यहां देखो, अब ये देखो इनहिबिटर क्या करेगा, ये एक्टिव साइट के, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, inhibitor molecule changes the conformation, कहते हैं conformation of active site and hence no substrate molecule will be converted into product। हाँ बेटा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड ही नहीं कर पाएगा, अगर बाइंड कर भी गया है एक आध तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये सबस्ट्रेट को अब बाइंड ही नहीं करने देगा, और गलती से मान लो अगर बाइंड हो भी गया है तो वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। और ये चूंकि कोवेलेंटली अटैच्ड होता है देखो, तो ये रिवर्सेबल तो होगा नहीं, एक बार ये चिपक गया तो चिपका रहता है। फिर एक कहानी सुनते हैं ना कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। सबस्ट्रेट इनहिबिटर मॉलिक्यूल कहता है कि ना मैं तुम्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने दूंगा और ना मैं खुद वहां पे जाऊंगा। Inhibitor molecule changes the conformation of active site and hence no substrate molecule will be converted into product। समझ में आ गया बच्चों? ये वही कहानी है कि ना मैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा, ना मैं खुद वहां पे जाऊंगा और ना तुम्हें वहां जाने दूंगा। समझ में आ गया ना? और ये इरिवर्सिबल होता है। ये कैसा होता है बताओ? इरिवर्सिबल अटैचमेंट है जो कि कोवेलेंटली जुड़ा हुआ होता है, तो इसे आप आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। Such kind of inhibition cannot be removed easily because a kind of covalent binding। बहुत जल्दी से छूटता नहीं है, ये चिपक गया तो चिपका रहता है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव क्यों है, समझ में आ गया? ये इरिवर्सिबल क्यों है, समझ में आ गया? नॉन कॉम्पिटिटिव क्यों है बताओ? क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। बेटा इनहिबिटर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, अभी बताता हूं क्या होता है। देखो एग्जांपल देखो, समझ में आएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। ये आप लोगों ने लिख लिया इसको, मिटा दो इसको यहां से अब। ओके चलिए देखिए, देखो एग्जांपल देखो इसका। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका है साइनाइड पॉइजनिंग। हो सकता है बट ये उसका अलग तरीका है, बट आपके लिए नहीं होता है। अरे इनहिबिटर वो होता है जो एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करते हैं, और क्या? इनहिबिटर क्या होगा बताओ? अरे जो एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करते हैं उसे इनहिबिटर कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए यहां देखो, जैसे देखो क्या होता है, एक एंजाइम है देखो, इस एंजाइम को कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहा जाता है इसको। ये जो एंजाइम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं।
और ये ईटीसी जरूरी होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होता है एटीपी के सिंथेसिस में। देखो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आज तक साइनाइड खाने वाला कोई भी इंसान ये नहीं बता पाया कि साइनाइड का टेस्ट कैसा होता है, उसका खट्टा है, मीठा है, सॉल्टी है। क्योंकि साइनाइड इतना ज्यादा पॉइजनस है कि एक बार इसको आपने टंग पे रखा कि आदमी मोर से नो मोर हो जाता है तुरंत, है ना। इसका कारण क्या देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपने सुना है नाम, ये साइटोलॉजी में पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसमें एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में और एटीपी के सिंथेसिस में। अगर ये एंजाइम काम ना करे तो एटीपी का बनना वहीं रुक जाएगा और सारे वाइटल प्रोसेस बंद हो जाएंगे और आदमी का हैप्पी बर्थडे हो जाता है। समझ में आ रहा ना। ह्यूमंस का डेथ हो जाएगा बिकॉज ऑफ नो सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और देखो हाँ बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ देखो ये क्या होता है, समझो पहले इसकी बात। साइनाइड जो होता है, देखो ये जो एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसमें होता है कॉपर, इसको कॉपर कंटेनिंग एंजाइम कहते हैं। और साइनाइड जो होता है, देखो जो साइनाइड होता है इसके साथ ये कोवेलेंटली जुड़ जाता है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इस एंजाइम को डीएक्टिव कर देता है। याद रखना। हाँ बेटा, हैप्पी बर्थडे कहते हैं, ठीक है। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ समझो पहले इसको आप। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में कॉपर होता है और उस कॉपर से साइनाइड का क्या हो गया बताओ, एक कोवेलेंट अटैचमेंट हो गया। और कोवेलेंटली जुड़ने के साथ ही क्या होता है बताओ, वो पूरा का पूरा एंजाइम काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा। तो साइनाइड अटैचेज कोवेलेंटली विद द कॉपर आयन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये लिख लेना, साइनाइड अटैचेज कोवेलेंटली with the copper ion of cytochrome ऑक्सीडेज कहते हैं। यस, और एंजाइम काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा। और एंजाइम काम करना बंद कर देगा तो यहाँ पे साइनाइड क्या हो गया, ये इनिबिटर हो गया, इसका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का। समझ में आ गया बच्चों। और साइनाइड से बड़ा कोई पॉइजन नहीं है। अरे एटीपी, सेल्स को एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए। जब एटीपी ही नहीं बनेगा तो आपके बॉडी का सेल्स का फंक्शनिंग कैसे होगा बताओ। तो साइनाइड की वजह से एंजाइम काम करना क्या करता है, बंद कर देता है। समझ में आ गया। हाँ जी बच्चों, क्लियर यहां तक। इसको मिटाओ यहां से। अब एप्पल सीड में कोई साइनाइड वैलेंट नहीं होता, इसे बेकार की बातें हैं। चलिए यहां देखिए। अब देखो एक एग्जांपल है, नर्व गैस पॉइजन कहते हैं। आपको पता है हिटलर ने काफी लोगों को मारा था गैस चैम्बर में डाल के, याद है ना, सुना होगा आपने। हाँ जी। ये नर्व गैस होता है, ये ब्लॉक करता है, ब्लॉक द एंजाइम एसिटाइल कोलिन स्टेरेज कहते हैं।
ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। समझ में आ गया बच्चों? नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए हमें इस एंजाइम की जरूरत होती है, एसिटाइलकोलिन कहते हैं। यस, ये जो ये देखो, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को कहते हैं। समझ में आ गया? ये लो, अब बोर्ड पे लाइट ज्यादा पड़ने लगा, रुको एक मिनट, अब मैं इसको बंद करता हूं। अब ठीक है? चलिए ठीक है फिर, ओके, बेटर। अब देखो, ये अब ये कह रही है पहले ज्यादा ठीक था। अरे यार, चलिए यहां देखिए अब, और देखो, आपने नाम सुना होगा इंसेक्ट रेपेलेंट्स का। जो रेपेलेंट्स वगैरह होते हैं, गुड नाइट वगैरह जो होता है, मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह जो होता है, देखो वो भी इसी को ब्लॉक करता है। मच्छर मारने की दवाइयां होती है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड होता है। फॉस्फांट नहीं होता, फॉस्फेट होता है। समझ में आ गया बच्चों? अरे यार, तभी तो लाइट नहीं जलाया था तुम लोगों को, लगा कि ज्यादा लाइट है। अब ठीक है लाइट? ओके। ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड कहते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड कहा जाता है। आप देखना, आपके घर में गुड नाइट रखा होगा ना, गुड नाइट के रैपर को पढ़ना, उसमें क्या लिखा हुआ है? मैलाथियन, पैराथियन, ये पेस्टिसाइड्स होते हैं। इसी को ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड कहते हैं, और ये भी इसी तरह से वर्क करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा एग्जाम्पल। और देखो, अब मैं बता रहा हूं इसका ग्राफ, ये देखिए, देखो ग्राफ कैसा होता है इसका। पहले ग्राफ ऐसा था, अब जो ग्राफ होगा देखो ऐसे हो जाता है। ये ग्राफ अब ऐसे हो जाएगा। क्या मतलब इसका बताओ? ये जो 1/Vmax था, वो यहां पहुंच गया, देखो ये यहां शिफ्ट हो गया। ये सबस्ट्रेट के साथ था, और ये इनहिबिटर के साथ होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इसमें Km का वैल्यू कांस्टेंट है। Km यहाँ क्या बताओ? Km यहाँ पे कांस्टेंट होता है, लेकिन जो इसका Vmax होता है वो क्या हो गया, बताओ जल्दी बताओ। Vmax क्या हुआ? इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? Vmax पूछ रहा हूं मैं आपसे। अरे Vmax तो घटेगा ना, 1/Vmax बढ़ा है ना, तो Vmax तो डिक्रीज कर गया ना। समझ में आ रहा है सबको ये चीज? Km वही रहता है, Vmax डिक्रीज कर जाता है। तो ये हो गया टाइप 2 इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव कहते हैं इसको, और इसे हटा नहीं सकते जल्दी से, क्योंकि बाइंडिंग कोवेलेंट होता है। क्लियर? समझ में आ गया सबको? इसको मिटा दो यहां से अब। ओके, चलिए, लिख लिया सबने इसको? अब देखो, थर्ड टाइप क्या होता है। एक टर्म यूज करते हैं, एलो
स्टेरिक इनिबिशन कहते हैं। इनिबिशन, इसी को फीडबैक इनिबिशन कहते हैं, इसी को प्रोडक्ट इनिबिशन भी कहते हैं, और इसी को नॉन कॉम्पिटिटिव देखो, इसे नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनिबिशन कहते हैं। देखो सर एक ही नाम है। इसी को एलोस्टेरिक कहते हैं, इसी को फीडबैक कहते हैं, इसी को प्रोडक्ट इनिबिशन कहते हैं, और इसी को नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कहा जाता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कहते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल भी होता है। जैसे देखो इसका मैं आपको बताता हूं एग्जांपल क्या है। ये देखिए, आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस के बारे में, पढ़ा ना? ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है आपने? ठीक है। आपको पता है इसमें ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है उस पे एक एंजाइम काम करता है पहले, हेक्सोकाइनेज। और जानते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है, एटीपी जो होता है वो एडीपी में कन्वर्ट होता है और ये बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये पहले स्टेप में होता है, पता आपको ये चीज? और आप जानते हैं कि मल्टीपल स्टेप में, कई स्टेप में आने के बाद ये फाइनली बनाता है क्या बताओ? एक प्रोडक्ट बनता है, इसको पायरुविक एसिड कहते हैं। मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फाइनली 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। आइसोमेरेज यहां पे आता है दूसरे वाले पार्ट में। अरे ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा साइटोलॉजी में, ग्लूकोज का जो टूटना होता है, ग्लूकोज एनर्जी कैसे बनाता है? ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल के थ्रू। ये एक बायोकेमिकल पाथवे कहते हैं। देखो ग्लाइकोलिसिस को क्या बोलते हैं? बायो केमिकल पाथवे कहते हैं। देखो ये एक बायोकेमिकल पाथवे होता है जिसमें एक से ज्यादा एंजाइम यूज होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्या पूछ रहे हो, क्या बता दूं? अरे ग्लाइकोलिसिस एक पूरा का पूरा चैप्टर है। ग्लाइकोलिसिस कहते हैं ये सेल्स में होता है, ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है। सेल बायोलॉजी पढ़ा आप लोगों ने? तो साइटोलॉजी जब पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जो ग्लूकोज को ब्रेक करता है और ग्लूकोज से फिर एनर्जी बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे ना, अभी साइटोलॉजी में पढ़ाया जाएगा आपको। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज वो होता है, देखो ये कई स्टेप में फाइनली क्या बनता है बताओ? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक ग्लूकोज से। ठीक है, अब देखो इसमें कितने स्टेप हो गए? 1 2 3 4। मल्टीपल स्टेप में जाने के बाद अब देखो क्या है, जैसे मान लो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ प्रोडक्ट है ना, देखो ग्लूकोज सबस्ट्रेट है, यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम हो गया, और ये क्या हो गया बताओ? ये प्रोडक्ट हो गया। ये प्रोडक्ट अगले, अब देखो क्या है, अब कहते हैं अगले स्टेप में क्या होता है, ये बन जाता है देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो देखो अब ये प्रोडक्ट, अब ये जो हो गया देखो, ये सबस्ट्रेट हो गया इसके लिए, इस स्टेप के लिए, और यहां पे एंजाइम आता है, आइसोमेरेज कहते हैं इसको। समझ में आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूं? कि दूसरे रिएक्शन में, दूसरे स्टेप में क्या होगा बताओ? जो प्रोडक्ट है वो खुद सबस्ट्रेट बन जाएगा, और ये देखो प्रोडक्ट बन जाएगा फिर। समझ में आ रहा है? अरे ये सिंपल है ना, जैसे मान लो ए है, ए से बी बना है, बी से सी बना है, और सी से डी बना है, और डी मान लो मैंने कहा कि डी एक एन प्रोडक्ट है।
तो ये अभी सबस्ट्रेट है, देखो, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। दूसरे स्टेप में ये क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। समझ में आ गया सबको? हाँ, अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, समझो पहले मैं क्या बोल रहा हूं। अब मान लो ये एक एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज है, देखो ये एंजाइम का नाम क्या होगा बताओ, हेक्सोकाइनेज। और इस हेक्सोकाइनेज में पहले से एक और साइट फिक्स है, देखो इसमें दो साइट होता है, देखो ये तो एक्टिव साइट है इसका, ये इसका एक्टिव साइट है, और ये इसका देखो, ये इसका कहते हैं, ये इसका एलोस्टेरिक साइट होता है, ठीक है। और ऐसे एंजाइम को एलोस्टेरिक एंजाइम भी कहते हैं। एक ऐसा एंजाइम जिसमें दो अलग अलग साइट हो, एक तो एक्टिव साइट है और दूसरा एलोस्टेरिक साइट होता है, ऐसे एंजाइम को क्या बोलता था, एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। अब देखो क्या होगा, अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, देखो प्रोडक्ट जो बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देखो ये प्रोडक्ट बना यहाँ पर, ये फॉस्फेट अब यहां से निकल के, देखो ये यहां पे बाइंड कर गया, देखिए ये बाइंड कर गया यहां से, देखो कैसे, इसके एलोस्टेरिक साइट से क्या बाइंड हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये बाइंड करने के बाद क्या करेगा, देखो ये इसके कॉन्फर्मेशन को, और ये बाइंडिंग कैसा होता है, नॉन कोवेलेंट होता है, याद रखिएगा। और जैसे ही बाइंड करेगा, ये क्या करेगा, हेक्सोकाइनेज के एक्टिव साइट के कॉन्फर्मेशन को चेंज कर देता है, ताकि नया सबस्ट्रेट वहां पे बाइंड नहीं करेगा। तो याद रखना, ये जो बाइंडिंग होता है ये नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग होता है, ये एक नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग है। और याद रखिएगा, सच बाइंडिंग changes the conformation of active site। अब यहां पर देखो क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पहले तो प्रोडक्ट था ना, लेकिन ये प्रोडक्ट अगर ज्यादा बन जाएगा तो ये हेक्सोकाइनेज का इनहिबिटर हो जाएगा, तभी तो नाम दिया गया इसका प्रोडक्ट इनहिबिशन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक प्रोडक्ट है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बिकम्स इनहिबिटर फॉर हेक्सोकाइनेज। समझ में आ गया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर देखो, अब याद रखना, अगर आपके सेल्स में, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके सेल्स में एटीपी का अमाउंट ज्यादा हो, अगर आपके सेल्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अमाउंट ज्यादा हो, तो ये सब इस कंडीशन में कहते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक इनहिबिटर की तरह वर्क करता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके सेल में एटीपी ज्यादा हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा हो, उस कंडीशन में ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इवन एटीपी जो होता है, ये भी एक इनहिबिटर की तरह काम करता है अगर ज्यादा है तो। और देखो, अगर आपके सेल्स में एडीपी ज्यादा हो जाए, एडीपी ज्यादा कैसे होगा बताओ, आपको पता है कि एटीपी ही यूज होता है और एडीपी बनता है। मतलब ये है, अगर आपके सेल्स में एटीपी ज्यादा यूज हो गया है, अगर आपके सेल्स में एटीपी ज्यादा यूज हो गया है तो एडीपी बनेगा। एडीपी ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपके सेल्स में एटीपी की कमी है। तो इस याद रखिएगा, इस कंडीशन में इसे क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर कहते हैं इसको।
और ऐसे केस में एडीपी को एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि मॉड्यूलेशन है, ये मॉड्यूलेशन है, मतलब ये चेंज होता है, घटता भी है बढ़ता भी है। अगर आपके सेल्स में एटीपी ज्यादा हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा हो, उस कंडीशन में एटीपी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इट एक्ट लाइक एज एलोस्टेरिक इनहिबिटर। और अगर आपके सेल्स में एडीपी ज्यादा हो गया है, मतलब एटीपी की कमी हो गई है सेल्स के अंदर, उस कंडीशन में एडीपी जो होगा वो और एक्टिवेट करता है एंजाइम को। एडीपी क्या होगा बताओ? उसे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कह देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपके सेल्स में एटीपी ज्यादा हो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा हो, उस कंडीशन में ये दोनों ही मॉलिक्यूल, एटीपी भी और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी, इट एक्ट लाइक एज एलोस्टेरिक इनहिबिटर। क्योंकि अभी हमें सेल्स को एटीपी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा ऑलरेडी है। और अगर आपके सेल्स में एडीपी ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन में हमें एंजाइम को और एक्टिव करना होगा ताकि एटीपी बने। यस, तभी इसको फीडबैक कहते हैं। सेल्स को हमेशा एक फीडबैक मिलता रहता है कि हमें क्या करना है, हमें एंजाइम को ज्यादा एक्टिव करना है या एंजाइम को स्लो डाउन कर देना है। तभी इसका नाम फीडबैक दिया गया। ये नॉन कॉम्पिटिटिव क्यों कहते हैं? जो कंपीट नहीं होता आपस में। और रिवर्सिबल इसलिए है कि बाइंडिंग नॉन कोवलेंट होता है। प्रोडक्ट इनहिबिशन समझ में आ गया क्या होता है ये फिर? हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहां तक? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा क्यों? थोड़ा थोड़ा क्यों समझ में आया? अरे सिंपल सा लॉजिक है कि आपको आपके सेल्स के अंदर, देखो सेल्स का अपना एक कंट्रोल सिस्टम होता है। हमेशा एटीपी की जरूरत नहीं होती सेल्स को, उसके रेट को चेंज करते हैं, कभी ज्यादा कभी कम होता है। अगर आपके सेल्स के पास पहले से एटीपी है तो सेल्स क्या चाहेगा कि रिएक्शन पार्ट को स्लो कर दिया जाए, अपने एनर्जी को सेव किया जाए। और अगर आपके पास एटीपी नहीं है सेल्स में तो एटीपी ज्यादा बनेगा। तो मॉड्यूलेशन कहते हैं, चेंज कहते हैं इसको, अ काइंड ऑफ चेंज, मॉड्यूलेट करना कहते हैं इसको। और मॉड्यूलेशन में इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। मॉड्यूलेशन में इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। तो इस पूरे केस में देखिए आप, हेक्सोकाइनेज को क्या बोलते हैं बताओ? हेक्सोकाइनेज को क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। हेक्सोकाइनेज को क्या बोलते हैं बताओ? एलोस्टेरिक एंजाइम कहा जाता है इसको। यस, अरे एटीपी टूटेगा तभी तो एटीपी बनेगा। ट्राइफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट निकल गया तो डाइफॉस्फेट हो गया। और वो फॉस्फेट कहां लग गया बताओ? ग्लूकोज से लग गया। समझ में आ गया? अरे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ग्लूकोज से। भाई साहब मैं ग्लाइकोलाइसिस नहीं पढ़ा रहा अभी यहाँ पर, ठीक है ना? तो यार क्या दिक्कत है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज पे एटीपी का एप्लीकेशन है, यहाँ एडीपी बना, यहाँ पे एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज दिया गया है और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। क्या प्रॉब्लम है इसमें आपको? अरे एक फॉस्फेट निकल गया ट्राई से और वो डाइफॉस्फेट बन गया। और डाइफॉस्फेट जो है, उसका जो फॉस्फेट निकला है वो ग्लूकोज से बाइंड कर गया है, तो ग्लूकोज यहाँ क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया और ये एंजाइम हो गया। ठीक है? क्या कैसे बना है? क्या कैसे बना है? ग्लूकोज से बना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अरे ग्लूकोज है, उसके 6 पाइप पे एक फॉस्फेट लगा दो। यहां पे 3 फॉस्फेट था ना भाई,
तो यहां 2 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट कहां गया? वो फॉस्फेट ग्लूकोज से बाइंड कर गया। यार बिल्कुल किडनी खत्म कर लिया तुम लोगों ने क्या अपना? अरे ग्लूकोज है, ग्लूकोज पे पहले एटीपी था, एटीपी में 3 फॉस्फेट था, अब यहां 2 बचा ना, डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट कहां गया? वो फॉस्फेट ग्लूकोज से बाइंड कर गया और क्या बन गया देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज के 6 नंबर पे फॉस्फेट अटैच हो गया, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया वो, और एटीपी एडीपी भी कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया? चलिए, तो ये है आपका, और याद रखना हर बायोकेमिकल पाथवे में ये लाइन आप ऐड कर लीजिएगा, लिख लो, लिखिए इन एवरी बायोकेमिकल पाथवे, लिखो इन एवरी बायोकेमिकल पाथवे in every biochemical pathway at least one allosteric enzyme is present, at least one allosteric enzyme is present which controls the rate of metabolic pathway, which controls the rate of metabolic pathway. समझ में आ गया बच्चों? अब देखो कितना सिंपल सा चीज है। अगर आपका पहले स्टेप में अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर बनेगा ही नहीं, तो आगे का रिएक्शन अपने आप रुक जाएगा ना। अगर आपने पहले स्टेप में ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बनने से रोक दिया, नया फॉस्फेट बनेगा नहीं, तो पूरा का पूरा रिएक्शन क्या होगा बताओ? ये तो चेन रिएक्शन है ना। आपने पहले स्टेप पे अगर स्टॉप कर दिया उसको, तो आगे अपने आप रुक जाएगा वो। बायोकेमिकल पाथवे क्या समझ में आ गया? एक ऐसा पाथवे जिसमें एक से ज्यादा एंजाइम इन्वॉल्व हो, ऐसे एंजाइम को बायोकेमिकल, या ऐसे पाथवे को, ये भी लिख लेना, व्हाट इज बायोकेमिकल पाथवे। देखिए बायोकेमिकल पाथवे इज, राइट डाउन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, कैस्केड कहा जाता है इसको। देख लो बायोकेमिकल पाथवे, बायोकेमिकल पाथवे involves biochemical pathway involves multiple enzymes. Biochemical pathway involves multiple enzymes to get the end product, to get the end product. समझ में आ गया बच्चों? और याद रखिएगा इसका ग्राफ थोड़ा अजीब सा होता है। देखो ये इस तरह का ग्राफ बनता है। देखो अगर आप इसमें एस और बी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो ये सिग्मोइड शेप में आता है। देखो ये माइकेलिस मेंटेन वाला ग्राफ नहीं बनेगा इसमें। तो ये माइकेलिस मेंटेन के इक्वेशन को फॉलो भी नहीं करता ये, क्योंकि इसमें दो दो साइट होता है ना, एक्टिव साइट भी होता है, एलोस्टेरिक साइट भी होता है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक फॉर्म में नहीं आता, वो सिग्मोइड शेप में आता है। तो ये माइकेलिस मेंटेन के इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, ये याद रखिएगा। एलोस्टेरिक एंजाइम जो होता है वो माइकेलिस मेंटेन के इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। दैट्स क्लियर? चलिए ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, देखो एंजाइम का एक जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसका कि एंजाइम में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है वो देखो। किसका बना होता है एंजाइम? ये मिटाओ इसके यहां से अब।
सबने लिख लिया इसको? ओके। ठंड में बोर्ड काफी ज्यादा, हाँ भाई स्प्रे किया है लेकिन बहुत ज्यादा ये वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। हाँ जी बच्चों, देखो अब यहाँ पर अब लिखो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, लिखो अब क्या होता है। देखिए एक टर्म यूज करते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम कहता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है देखो, जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर जो वैसे बना हुआ है, इसमें एक को कहते हैं एपो एंजाइम और एक को कहते हैं कोफैक्टर। एपो एंजाइम जो होता है देखो, ये प्रोटीन्स का बना होता है, ये प्रोटीनियस होता है, और जो कोफैक्टर होता है ये नॉन प्रोटीनियस होता है। और इन दोनों को मिलाकर होलो एंजाइम कहते हैं देखो। और ये जो कोफैक्टर होता है ये आपके एपो एंजाइम से किस तरह से जुड़ा हुआ है, देखो मैं फिर से बता रहा हूं क्या बोल रहा हूं कि एक कंप्लीट एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटीन वाला पार्ट जिसे एपो एंजाइम कहते हैं, देखो तो एक तो एपो एंजाइम है और दूसरा कोफैक्टर होता है, दोनों को मिलाकर होलो एंजाइम कहते हैं। और याद रखना ये जो कोफैक्टर होता है ये तीन तरह के होते हैं, कोफैक्टर्स तीन तरह के होते हैं। एक होता है को एंजाइम, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और थर्ड टाइप को मेटल आयंस कहा जाता है। देखिए कोफैक्टर के तीन टाइप हैं, देखिए कोफैक्टर्स के तीन टाइप होते हैं, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड मेटल आयंस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? और देखो अब ये कोएंजाइम क्या होता है, देखिए ये याद रखिएगा कोएंजाइम के बारे में, ये एक स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लिखे coenzymes are small molecular weight organic compound। और याद रखना जैसे मान लो ये एक एपो एंजाइम है और ये एक को एंजाइम है, ये हमेशा साथ नहीं रहता, देखो ये केवल एक्शन के समय साथ आता, देखो ये जुड़ गया, देखो ये एपो एंजाइम है और ये क्या बन गया बताओ, ये क्या अटैच कर गया, देखो ये को एंजाइम अटैच कर गया, देखो यहां से। और ये जो बाइंडिंग होता है
ये नॉन कोवेलेंटली होता है, ये एक नॉन कोवेलेंट अटैचमेंट होता है। ट्रांजिएंट कहते हैं, ट्रांजिएंट बाइंडिंग होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ट्रांजिएंट बाइंडिंग। बच्चों समझो इसको मैं क्या बोल रहा हूं कि कोएंजाइम, हाँ जी बिल्कुल, ट्रांजिएंट एंड वीक। वीक क्यों बताओ? क्योंकि वो नॉन कोवेलेंट जुड़ा हुआ होता है, देखो। और ट्रांजिएंट क्यों? क्योंकि हमेशा साथ नहीं रहता, ये केवल एक्शन के समय, कैथलिटिक एक्शन के समय ये साथ में आता है और वापस ये अलग हो जाएगा, देखो। तो रिवर्सेबल अटैचमेंट कहते हैं, ये एक रिवर्सिबल अटैचमेंट होता है। तो याद रखना, कोएंजाइम्स मस्ट बी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। और ये हमेशा साथ नहीं रहते, एपोएंजाइम और कोएंजाइम अलग अलग होता है पहले, ये थोड़े टाइम के लिए एक साथ आते हैं। तो ट्रांजिएंट मतलब बीच में छोटे से फेज के लिए आता है, देखो साथ में, और फिर से अलग हो जाएगा ये। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ एनसीईआरटी में, मेनी वाइटामिन्स एक्ट लाइक एज कोएंजाइम, जैसे लिखा हुआ एनसीईआरटी में नियासिन जो होता है, जो नियासिन वगैरह होता है, ये एक तरह का कोएंजाइम है एनएडी में, एनएडीपी में। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हाँ जी, विटामिन B3 नियासिन। वैसे भी देखो, ये याद रखिएगा कि मोस्टली विटामिन्स या मेनी विटामिन्स वी कैन से, वो डायरेक्टली या तो कोएंजाइम की तरह वर्क करता है या वो कोएंजाइम का पार्ट्स होता है। जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एनएडी एनएडीपी कंटेन्स नियासिन और एनएडी एनएडीपी एक्ट लाइक एज कोएंजाइम। समझ में आ गया बच्चों? आप एनसीईआरटी में ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है कि नियासिन इज ए कंपोनेंट ऑफ एनएडी एंड एनएडीपी और एनएडी एनएडीपी एक्ट लाइक एज कोएंजाइम। समझ में आ गया सबको? क्लियर है यहां तक? चलिए अब यहां देखिए कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, देखो यहां देखो, व्हाट आर प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखिए देखो, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, जैसे देखो ये क्या है, ये मान लो ये एपो एंजाइम है और इसके साथ एक अटैचमेंट है, देखो ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, बट अटैचमेंट हमेशा कोवेलेंटली होता है, कोवेलेंट अटैचमेंट है, देखो। और ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं बताओ? इसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। याद रखिएगा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑलवेज बाइंड्स कोवेलेंटली, इट मे बी ऑर्गेनिक और इट मे बी इनऑर्गेनिक। याद रखिएगा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑलवेज बाइंड्स कोवेलेंटली, केमिकली इट मे बी ऑर्गेनिक और इट मे बी इनऑर्गेनिक। यस, ये इरिवर्सिबल होता है, हमेशा जुड़ा हुआ रहता है दूसरे से। जब ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो एक ही साथ रहते हैं। और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ देखो कि जो हीन वगैरह होता है, हीन,
Heme act like as prosthetic group for कैटेलेज। एंजाइम का नाम देखो कैटेलेज है, इसी को पेरोक्सीडेज भी कहता है। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है हीम, हीम HAEM या ऐसे कुछ वर्ड लिखा हुआ है कि हीम एक्ट लाइक एज प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर द एंजाइम कैटेलेज एंड पेरोक्सीडेज। और एंजाइम क्या करता है देखो, ये H2O को, आई थिंक ये है ना H2O2 बनता है ऐसे, ऑक्सीजन को जोड़कर इसमें H2O2 बनाते हैं ना, यही है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़कर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया जाता है इसमें देखो, पेरोक्सीडेज एंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप यूजुअली लार्ज साइज का ही होता है, साइज की बात नहीं करते, अटैचमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। अटैचमेंट कैसा है, कोवैलेंटली है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो, साइज से फर्क नहीं पड़ता। अटैचमेंट कैसा है वो जरूरी होता है, ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी में, हीम, हीम एक्ट लाइक एज प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर द एंजाइम कैटेलेज पेरोक्सीडेज। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब देखो मैं बता रहा हूं मेटल आयंस के बारे में। देखिए, अब मान लो ये एक मेटल आयन है, ये एक मेटल आयन है, जैसे जिंक होता है, जिंक, और ये दोनों के साथ देखो, ये एपो एंजाइम के साथ या सबस्ट्रेट के साथ, ये एपो एंजाइम के साथ भी सबस्ट्रेट के साथ भी जुड़ जाता है देखो ऐसे, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है देखो, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो वीक बॉन्ड होता है एक्चुअली। तो मेटल आयंस, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मेटल आयंस बाइंड्स बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड with apoenzyme as well as substrate molecules। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मेटल आयंस होते हैं ये बाइंड करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, सबस्ट्रेट के साथ भी और एपोएंजाइम के साथ भी। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वीक होता है, आपको पता है ये, तो ये भी एक तरह का रिवर्सिबल अटैचमेंट ही होगा। एग्जांपल लिखा हुआ देखो, जो जिंक है ये इन्वॉल्व, ये प्रेजेंट है, बताओ, एंजाइम का नाम है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये एंजाइम आपने सुना होगा, पेनक्रियास से आता है ये एंजाइम। यस, यही एग्जांपल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। समझ में आ गया बच्चों? बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज में भी होता है, यस वहां भी होता है, वहां भी जिंक होता है, बट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। जो एग्जांपल दिया वही याद रखिए ना, ठीक है? चलो, तो ये हो गया आपका एंजाइम का स्ट्रक्चर। और याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये चीज। अरे कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम है जो पेनक्रियास से आता है, पढ़ा डाइजेशन में नहीं पढ़ा है क्या? डाइजेशन में पढ़ा है ना कार्बोक्सी पेप्टिडेज के बारे में। इसका सोर्स क्या होता है? पेनक्रियाज, जो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, ठीक है? और देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि कोफैक्टर्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है
जो होलो एंजाइम के एक्शन के लिए चाहिए। अगर कोफैक्टर हटा देंगे आप तो एंजाइम काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि एंजाइम स्लो हो जाएगा, एंजाइम काम ही नहीं करेगा। होलो एंजाइम विल स्टॉप देयर वर्क इफ कोफैक्टर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दैट पार्ट। ये लाइन ऐड कर लीजिएगा। इन द एब्सेंस ऑफ कोफैक्टर, लिख लो, in the absence of cofactor, in the absence of cofactor, holoenzyme will not work. In the absence of cofactor, holoenzyme will not work. क्लियर, समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, हितांशु जी समझ में आ गया? मिस्टर निशांत, सबको समझ में आ गया? ओके, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं एंजाइम का जो लास्ट पार्ट है वो है एंजाइम का क्लासिफिकेशन। वो देखो क्या होता है। देखो, एंजाइम क्लासिफिकेशन, याद रखिएगा, एक इंटरनेशनल मतलब ये रूल है कि एंजाइम को 6 क्लास में डिवाइड किया गया और हर क्लास में 4 to 13 सब क्लास होता है। ये पूरा वर्ल्ड वाइड है, हर जगह फॉलो होता है ये रूल कि एंजाइम का क्या वो किस तरह के केमिकल रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। देखो, और देखो ऐसा लिखा जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। O T H L I and L। देखो, एक नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेज, सेकंड कहते हैं ट्रांसफरेज, थर्ड होता है हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेजेस कहते हैं, हाइड्रोलेजेस। ये लाइजेस होता है, आइसोमेरेजेस होता है और लाइगेजेस कहते हैं। सीक्वेंस यही याद रखना है, आपको अपने मन से सीक्वेंस नहीं बनाना, ये सीक्वेंस ही फॉलो होता है कि थर्ड फोर्थ क्या होता है, फिफ्थ क्या होता है, सिक्स क्या होता है। अब देखो, जैसे एंजाइम में लिखा होता है ऑक्सीडेज या लिखा होता है रिडक्टेज या लिखा होता है डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज कहता है। इन सब का क्लास यही है, फर्स्ट वाला। देखो, एंजाइम में ऑक्सीडेज लिखा हो, रिडक्टेज लिखा हो या डिहाइड्रोजिनेज लिखा हो, ये सब फर्स्ट क्लास का एंजाइम होता है, ठीक है ना? अब देखो, जैसे लिखा हुआ है, एक नाम लिखा हुआ है ट्रांस मिथाइलेज, ट्रांस मिथाइलेज, नाम लिखा हुआ है ट्रांस फॉस्फेटेज,
ट्रांसएमिनेज, ट्रांसएमिनेज कहते हैं। जैसे मान लो ये है A प्लस B और B में लगा हुआ मिथाइल लगा हुआ, देखो अब क्या हुआ, देखो A के साथ क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप प्लस B हो गया, देखो यहां से। तो इसमें हुआ क्या, मिथाइल का ट्रांसफर हो गया एक सबस्ट्रेट से। अच्छा थोड़ा स्लो हो जाते हैं, ओके नो इश्यूज, थोड़ा स्लो हो गया, पॉज कर दिया मैंने अपने आप को। स्टैचू खत्म करें, स्टैचू अब। मुस्कान, ओके दैट्स गुड। चलो बच्चों यहां देखो, तो मैंने क्या कहा कि A प्लस बी CH3 लगा हुआ है ना, B का जो CH3 है वो कहां पहुंच गया, A पे। तो क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। तो इसका नाम हो गया ट्रांसमिथाइलेज। जो मिथाइल का ट्रांसफर करे, जो फॉस्फेट का ट्रांसफर करे वो ट्रांसफॉस्फेटेज है, जो एमीन का ट्रांसफर करे वो ट्रांसएमिनेज हो गया। लाइजेज कहते हैं, लाइजेज, LYASES, लाइजेज। फोर्थ वाला, फोर्थ वाले को क्या बोलते हैं, LYASES। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, है ना। थर्ड तो जानते हैं, हाइड्रोलिसिस। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, वेरी सिंपल, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। व्हाट दे डू हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो हाइड्रोलाइसिस करता है ना, वाटर के प्रेजेंस में सबस्ट्रेट को ब्रेक कर दिया जाता है। और वाटर के एब्सेंस में हो वो लाइजेज होता है। लाइजेज डबल बॉन्ड क्रिएट करता है, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, देखो एनसीईआरटी में देखिए लाइजेज में क्या लिखा हुआ है कि नॉन हाइड्रोलाइटिक रिमूवल ऑफ, लिखा हुआ है ना कि A और B लिखा हुआ है, देखो वहां पर डबल बॉन्ड बीच में लगा दिया जाता है। एनसीईआरटी देखिए फोर्थ वाला एंजाइम देखो, लाइजेज, वहां से लिख लेना उसका फंक्शन। तो आप एनसीईआरटी से लिख लेना फोर्थ के बारे में, 5 के बारे में और 6 के बारे में। गो थ्रू एनसीईआरटी। बेटा एल्डोलेज वगैरह इसी में आता है, लाइजेज में आता है, एल्डोलेज वगैरह इसी में आता है, लाइजेज में ही आता है, बट ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं है। अरे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चे, एनसीईआरटी में एंजाइम वाले चैप्टर में 6 एंजाइम के बारे में लिखा गया है, वो आप वहां से देख लेना, ठीक है। सबके, अरे सबके पास एनसीईआरटी किताब है ना, तो कुछ तो खुद से देख लो, जो पॉइंट, एक दो पॉइंट वहां लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और देखो कुछ साल पहले आपके नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक एंजाइम लिखा गया था, देखो 2.3.6.1 ऐसे लिखा होता है, मतलब 4 अल्फाबेट में दिखाते हैं इसको। एंजाइम का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो 4 वर्ड में दिखाते हैं इसको, ABCD होता है, देखो ऐसा लिखा होता है। देखो क्वेश्चन आया था ये कि एक एंजाइम का है, उसको हमने ऐसे लिखा हुआ है 2.3.6.1, तो ये किस ग्रुप का एंजाइम है, गलत। सेकंड पहले क्लास आता है, अरे क्लास ये है, ट्रांसफरेज कहते हैं इसको। हमें इससे मतलब नहीं है BCD से, हमें ये A देखना होता है। पहला क्लास होता है, उसके बाद सब क्लास होता है, तो हमें पहले वर्ड से मतलब है कि वो क्या लिखा गया है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इसका मतलब ये है कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे
वो कहां से स्टार्ट होगा बताओ? उसका पहला अल्फाबेट क्या होगा, नंबर क्या होगा उसका? जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका पहला नंबर क्या होगा बच्चे? थर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट शुड बी 3। समझ में आ गया सबको? चलिए, तो ये भी याद हो गया। अब मैं आपको बता दूं, लास्ट पॉइंट है इसका, मेटाबोलाइट्स के बारे में। ये सबने लिख लिया? चलिए ठीक है। चलिए, अब बता दूं मैं आपको मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो देखो, सेल्स में कहते हैं यूजुअली प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं। सेकेंडरी कहते हैं ये कॉमन होता है प्लांट, फंगस, एक्सेट्रा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट यूजुअली एब्सेंट लिखा जाता है, यूजुअली एब्सेंट इन एनिमल्स। अरे भाई, 2 पॉइंट क्या समझ में नहीं आया? दूसरा क्लास क्या था बताओ? अरे पहला वर्ड जो होता है, पहला नंबर क्लास का होता है। हमें 3, 1, 6 से कोई मतलब नहीं है, वो क्या है वो पूछा भी नहीं जाता आपसे। आपको केवल पहला नंबर देखना है कि दूसरे नंबर पे कौन सा एंजाइम था। ट्रांसफेरेजेस था। थर्ड होता तो दूसरा हो जाता वहां पर। अरे पहला नंबर देखना है, पहला नंबर। हमें बाकी के नंबर से मतलब नहीं है, पहले नंबर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। समझ में आ गया? अब वो सी और डी एग्जांपल्स वगैरह होते हैं, फैमिली होता है, फिर एग्जांपल्स होता है। दैट्स नॉट फॉर। हाँ, अब देखो क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यही होता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में बनते हैं, प्लांट्स वगैरह में होते हैं, फंगस वगैरह में होते हैं, जिसका कोई नोन यूज नहीं है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स विदाउट नोन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट में कई सारे अल्कलॉइड्स वगैरह होते हैं, अल्कलॉइड्स होता है या फिर रबर होता है, प्लांट वगैरह में बनते हैं। और भी कई तरह के गम्स वगैरह होते हैं, है ना। और आपके, अब देखो, प्राइमरी वो होता है विच नोन यूज कहते हैं। आप जानते हो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है या न्यूक्लियोटाइड्स है, एमाइनो एसिड्स हैं, है ना, प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स वगैरह होते हैं, इनके नोन यूज है। इसका क्या फंक्शन हमें पता होता है, बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन नोन नहीं होते, ये मिलते तो है। और आपके एनसीईआरटी में ये टेबल बना के समझाया गया है, वो भी आपके लिए ही है। वो भी आपको लिखना है, टेबल से देखकर एक चार्ट बना हुआ देखो, उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में एक चार्ट दिखाया गया है। यस, टेबल है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। उस टेबल का हर चीज आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ग्रुप में क्या लिखा हुआ है।
समझ में आ गया बच्चों? वो टेबल आप देख लेना, टेबल फ्रॉम एनसीईआरटी, टेबल फ्रॉम एनसीईआरटी याद करना है आपको। अरे गम्स लिखा हुआ है, अब देखो जीएफ, अरे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, कुछ और समझ में आ गया तुम लोगों को क्या जीएफ का मतलब? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। हाँ जी, आपके एनसीईआरटी के दूसरे या तीसरे पेज में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक पूरा चार्ट बना हुआ है, वो चार्ट आप देख लीजिएगा। समझ में आ गया बच्चों? ये कर लेंगे आप ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, आने वाले टेस्ट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके क्लास टेस्ट में भी, तो वो टेबल याद कर लीजिएगा। और देखो एक चीज, लास्ट चीज बता दूं मैं आपको इसमें, आप देखो ये याद रखिएगा कि सेल्स को आप कहते हैं अगर ये लिविंग स्टेट में है, लिविंग स्टेट का मतलब होता है स्टेडी स्टेट बट इन नॉन इक्विलिब्रियम कहा जाता है इसको, ये भी याद रखना। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि कोई भी एक्टिविटी इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता है, एनी काइंड ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस लीड्स टू ऑफ इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो फंक्शन। इक्विलिब्रियम आने का मतलब है कि फंक्शन आपका नहीं हो रहा। तो सेल्स क्या चाहता है कि उसके अंदर मेटाबोलाइट्स का कॉम्पोजिशन मेंटेन रहे। देखो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या बताओ? कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। हर मेटाबोलाइट्स का अपना एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन होता है। बिल्कुल सही बात है। इक्विलिब्रियम में आने का मतलब आदमी का हैप्पी बर्थडे हो गया। जिस दिन आप इक्विलिब्रियम में आ गए, आदमी मोर से नो मोर हो जाता है, और आपके सेल्स को कॉन्टिन्यूस एनर्जी मिलता रहता है ताकि आप इक्विलिब्रियम में ना आए। तो नॉन इक्विलिब्रियम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनपुट ऑफ एनर्जी। और लिखा हुआ देखो कि लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म ये एक सिनोनिम्स की तरह होता है। मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो आप एनर्जी का इनपुट डाल रहे हैं, और एनर्जी अगर मिलता रहेगा तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। जिस दिन आप इक्विलिब्रियम में आ गए, वो आपका डेथ कंडीशन है। प्राइमरी में वो होता है जिसका नॉन यूज होता है, जिसका हमारे बॉडी के सेल्स में मेटाबॉलिज्म में जिसका यूज होता है विद नॉन एक्टिविटी, जिसके फंक्शंस नोन है, उसका क्या काम है हमें पता है, हमारे सेल्स को उसकी क्या जरूरत है ये पता है हमें। तो मेटाबोलाइट्स विद द नोन यूज इन आवर बॉडी सेल्स, उसी को प्राइमरी कहा जाता है। सेकेंडरी वो होते हैं जिसका नोन फंक्शन पता नहीं है आपको क्या करता है वो, और ये प्लांट्स में मिलते हैं, फंगस वगैरह में होता है, एनिमल्स वगैरह में ये नहीं होता, इवन बैक्टीरिया वगैरह में भी होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बैक्टीरिया वगैरह में भी होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये चीज। समझ में आ गया बच्चों? और ये लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि सेल्स के लिविंग स्टेट का मतलब क्या है, स्टेडी स्टेट कहते हैं इसको, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट कहा जाता है इसको। और नॉन इक्विलिब्रियम क्यों होता है बताओ? इनपुट ऑफ एनर्जी की वजह से होता है। चलिए ठीक है, मैं 11:30 में क्लास बंद कर दूंगा, डोंट वरी। समझ में आ गया बच्चों सबको? एंड दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर बेटा खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आई विल स्टार्ट विथ, क्या करूं बताओ?
किंगडम स्टार्ट करना है? चलिए ठीक है। हाँ जी, वैसे मेरा आज अपना हैप्पी बर्थडे भी है। बायोमोलिक्यूल का चैप्टर हैप्पी बर्थडे हो गया। चलो। हाँ भाई, चलो, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक्स थैंक्स एवरीबॉडी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं किंगडम स्टार्ट करूंगा, ठीक है?